आइए आगे स्टडी करते हैं। स्पीसीज, इसको हिंदी में जाति बोलेंगे। तो कह रहे हैं वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। इस शब्द को ध्यान दीजिए, मौलिक समानता। तो वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। Taxonomic studies considered a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. फंडामेंटल सिमिलरिटीज मतलब बेसिक समानता हो, मूलभूत समानता हो, उसे हम एक स्पीसीज या जाति में रखेंगे। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आकारिकीय विभिन्नता इंग्लिश में देखिए, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब बहुत नजदीकी जो जाति है, बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। मार्फोलॉजिकल का मतलब देखने में जो अंतर दिख रहा है उसके आधार पर हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं। आकारिकी का मतलब मार्फोलॉजिकल। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका यानी आम, सोलेनेनम ट्यूबरोसम यानी आलू तथा पैंथेरा लीवो यानी शेर के उदाहरण लेते हैं। तो अब देखिए, ध्यान देना है कि पूछ लेगा कि मैंजीफेरा इंडिका का वैज्ञानिक नाम किसका है, तो आम का है। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आलू का है। पैंथेरा लीवो किसका वैज्ञानिक नाम है, तो शेर का है। ये पूछ लेगा डायरेक्ट नीट में। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लीवो, देखिए इंडिका बाद में है, पहले वाला वंश का नाम है, दूसरा जाति का पीछे आ चुका है। तो इंडिका, ट्यूबरोसम और लीवो ये सब जाति के नाम है। तो वही कह रहा है कि इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम, लीवो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द जैसे मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा वंश के नाम है और यह टेक्सा तथा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। तो इसको ध्यान देना है। फिर से हम अंडरलाइन किए ले रहे हैं ताकि दोबारा पढ़ें तो फिर से हमें वो पुरानी बात याद आ जाए। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनके आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। जिनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, दिखाई देने वाले कैरेक्टर सेम है, उनको जो है मतलब समान हो, उनको एक ही वंश में रखेंगे, लेकिन जातियां कई हो सकती हैं। वही कह रहा है कि प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों मतलब जीव अलग अलग हो जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ जैसे उदाहरण है, पैंथेरा में एक अन्य जात संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम होता है। मेलांजेला जेना भी आते हैं। मानव की जाति सैपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस है। जहाँ होमो वंश है, सैपियंस जाति है। तो इसको ध्यान देना। आगे देखते हैं। अब है हमारा अगला सबसे छोटा स्पीसीज, दूसरे नंबर पर वंश। अब देखिए नीट में ये क्रम भी पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देगा, स्पीसीज मतलब जाति, वंश, कुल, गण ऐसे दे देगा और पूछेगा क्रम कौन सा सही है।
तो हमें क्रम भी याद होना चाहिए। तो वंश अब देखिए जीनस, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। तो वो कह रहा है कि वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। तो जो हमारा जीनस है उसमें जितनी भी रिलेटेड स्पीसीज हैं उनका एक पूरा वर्ग आ जाएगा जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। जो अन्य वंश है, जीनस है, उससे जो स्पीसीज के ज्यादा नजदीक होंगे उनको वंश में रखेंगे, मतलब जिनके कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे। तो वही कह रहा है वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। उदाहरण जैसे हम ये बता दें कि मनुष्य तो सारे हैं लेकिन आपके माता पिता भाई बहन इनके गुण ज्यादा मिलते जुलते होंगे तो इसको एक वंश कह देंगे। तो इसी तरह समझ लीजिए, हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वंश है वो समीपस्थ स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ जैसे उदाहरण क्या है, आलू टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। ठीक ना। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथर पारडस तथा पैंथर टिग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। तो शेर को पैंथेरा लियो बोलेंगे और चीता को पैंथेरा पारडस बोलते हैं। और तथा पैंथर टिग्रिस जिसमें बहुत से गुण हैं, पैंथेरा टिग्रिस में बहुत सारे गुण आ जाएंगे, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। पहला अक्षर वंश है तो सब एक ही वंश में आ जाएंगे। यह वंश दूसरे वंश जैसे फेलिस है जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। इसको ध्यान देना, पूछ लेगा बिल्ली का वंश क्या है तो फेलिस है। आगे आ जाएंगे कुल। कुल को इंग्लिश में फैमिली बोलेंगे। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। अब जिसमें इसमें वंश नजदीकी जो होंगे उनको कुल में रखा जाएगा। स्पीसीज जो जातियां नजदीकी थी उनको वंश में रखा गया था, अब जिसमें वंश नजदीक है उनको कुल में रखा जाएगा। तो अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जो वंश होते हैं ये स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। तो जो कुल का वर्गीकरण है ये पौधों में कायिक तथा जनन गुण, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। कायिक का मतलब वेजिटेटिव, इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। कायिक का मतलब वेजिटेटिव जो दिखाई देते हैं, रिप्रोडक्टिव का मतलब जनन से संबंधित। तो वही कह रहा है कि कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणार्थ जैसे उदाहरण पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। पौधों में 3 विभिन्न वंश जैसे सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनम कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। तो ये सब याद रखना है, यही डायरेक्ट आपसे पूछेगा। बिल्ली तथा कुत्ते,
इन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखते हैं। तो बिल्ली तथा कुत्ते में बिल्ली को कैनिडी तथा कुत्ते को फेलिडी में रखा गया है। अब आ जाता है गण यानी ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। अब देखिए गण आ गया तो जाहिर सी बात है कि जो समान कुल लगभग समानता रखने वाले कुल एक साथ इकट्ठा करके गण में रखे जाएंगे। तो आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। तो प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। तो इसको याद रखें कि प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। मतलब लक्षणों का जो समूह है उसके आधार पर। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑर्डर जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब सामूहिक जो गुण है उनके उसके आधार पर। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान। उन्होंने बताया गण में जो ऊपर कुल है तो कुलों के कुछ लक्षण एक समान होंगे। अब जैसे इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोनवोल्व्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलिसोलिएलस गण में रखा गया है। पॉलिसोनिएलस गण में रखा गया है। तो इसको अंडरलाइन करेंगे। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। इसका मुख्य आधार क्या है? वो फ्लावर के कैरेक्टर है। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कोनिडी कुल को रखा गया है। कार्निवोरा मतलब जो मांस खाते हैं, कार्निवोरा मांस खाने वाले, उनको फेलिडी और कैनिडी कुल में रखा गया है। आगे देखते हैं वर्ग। वर्ग मतलब क्लास। तो इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। अभी ऊपर गण पढ़ा तो वर्ग के ऊपर गण है तो संबंधित गण आएंगे। अब संघ पढ़ेंगे तो संबंधित वर्ग आएंगे। इसी तरह क्रम चलता रहेगा। तो इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। तो जो इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में, बस उसी को ध्यान रखना है कि जैसे उदाहरण प्राइमेट गण में आपके बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं। इसके बाद कार्निवोरा यानी मांस खाने वालों में बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं। इनको मैमेलिया वर्ग में रखा गया। वर्ग इनका मैमेलिया। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। आगे देखते हैं फाइलम यानी संघ। फाइलम यानी संघ। तो वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर मतलब एम्फीबियन, उसके नाम से ही पता है उभयचर में एम्फीबियन आएंगे। एम्फीबियन का मतलब मेढक। उभय का मतलब दो। जैसे उभयलिंगी कह दिया जाए तो पुरुष और स्त्री दोनों के कैरेक्टर रखे। उभयचर का मतलब दो प्रकार से जीवन जीने वाले, जैसे पानी में भी रह ले और जमीन में भी रह ले, जैसे मेढक। तो सब उभयचर या एम्फीबियन कहे जाएंगे। सरीसृप, इंग्लिश में इनको रेप्टाइल बोलेंगे। रेप्टाइल जैसे छिपकली है आपका, मगरमच्छ, ये सब रेप्टाइल है। पक्षी, उड़ने वाले, स्तनधारी जिनमें स्तन होते हैं आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं।
तो वर्ग के बाद संघ आ गया। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा में रखा गया है। तो इसको ध्यान देना है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ भी एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग यानी डिवीजन में रखा गया है। तो ध्यान देना है, अगर पौधों की बात करें तो डिवीजन नाम देंगे, और एनिमल की यानी जीवों की बात करें तो फाइलम नाम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना। पौधों की बात करेंगे तो डिवीजन नाम देंगे, और अगर जीवों की बात करेंगे तो फाइलम नाम देंगे। इसको ध्यान देना। तो अब देखिए, कह रहा है कि चाहे मछली हो, उभयचर यानी एम्फीबियन, सरीसृप यानी रेप्टाइल, पक्षी यानी एवीज, स्तनधारी यानी मैमल्स, इनको जो है अगले उच्चतम संवर्ग जिसे संघ यानी फाइलम कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों, अब इनमें एक समान गुण क्या है, जैसे पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है जो खोखले भाग में नोटोकार्ड पाया जाता है, जिसको पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड इंग्लिश में बोलते हैं, तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, जो रीढ़ की हड्डी है खोखली ये, तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया। मतलब जिसमें नोटोकार्ड और स्पाइनल कार्ड पाई जाएगी उसको हम कार्डेटा में रखेंगे। और जो फाइलम है ये जीव के लिए है, पौधों के लिए इसी को डिवीजन कहेंगे। अब देखिए जगत, जगत को इंग्लिश में किंगडम बोलेंगे, सबसे बड़ा यही है। किंग नाम से ही पता है राजा सबसे बड़ा होता है। तो जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है। अभी संघ पढ़े थे, अब उससे बड़ा जगत है, तो जितने संघ हैं उनको एक जगत में रख दिया जाएगा। जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न पौधों के संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमैलिया में रखा गया है। इसको ध्यान दीजिए। जिससे कि तो विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमैलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया, पौधों को प्लांटी में और एनिमल को एनिमैलिया में। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग के संवर्गों को आरोही क्रम में दिखाया गया है। आरोही एक होता है शब्द, एक अवरोही। अवरोही का मतलब घटते, आरोही का मतलब बढ़ते। ये संवर्ग हैं। यद्यपि वर्ग की विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं, जिसमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। तो उपसंवर्ग भी हैं। संवर्ग यानी टेक्सा के साथ इसको देखते हैं। देखिए, हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट मतलब वैज्ञानिक जो हैं टेक्सोनॉमी बताने वाले, हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरी, मतलब सब कैटेगरी में भी डिवाइड किया है इन सभी हेरार्की टू इन दिस हेरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। तो कहने का मतलब कि यद्यपि वर्ग की वैज्ञानियों ने मतलब टेक्सोनॉमिस्ट ने
इन पदानुक्रम में उपसंवर्ग यानी सब कैटेगरी भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। अब चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। ये चित्र 1.1 है, इसको अभी देखते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर जगत है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। हाँ, इसको याद भी कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्रम पूछेगा नीट में। तो आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग की। जगत किंगडम है, संघ फाइलम या भाग डिवीजन है। वर्ग इंग्लिश में क्लास बोलेंगे, गण इंग्लिश में ऑर्डर बोलेंगे, कुल इंग्लिश में फैमिली बोलेंगे, फिर वंश यानी जीनस, फिर जात यानी स्पीसीज। तो ये अवरोही है, आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग की लिखा है, जबकि अवरोही है। अवरोही का मतलब घटता हुआ, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ। अब यहाँ से हाँ आरोही है, अगर नीचे से देखेंगे तो आरोही है, ऊपर से देखेंगे तो अवरोही है। तो इसने नीचे से माना है तो ऊपर बड़ा होता चला जा रहा है। पहले जाति है, हाँ देखिए तीर ऊपर को लगाया है तो ये आरोही हो जाएगा, इसने नीचे से माना है। तो जात, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। तो इसको क्रम से याद रखना है, यही डायरेक्ट क्रम आपसे नीट में पूछा जाएगा। तो वही कह रहा है कि चित्र 1.1 जो अभी देखा, मैं पदानुक्रम को देखो, क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, यानी जात से ऊपर की ओर, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है, क्योंकि जाति सबसे समानता वाले एक साथ रखे गए, फिर जातियों में मिलती जुलती समानता वाले वंश में रखे गए, फिर वंश में समानता वाले फैमिली में, इसी तरह ऊपर की ओर क्रम चल रहा है। तो वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल होती जाती है। तो जो जितना नजदीक नीचे है उसमें समानता ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे समानता घटती जा रही है। तालिका 1.1 यानी जो टेबल 1.1 हमें कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्ग के संवर्गों को दिखाया गया है। तो ये देखिए इंग्लिश में भी दिखाया गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है जैसे सामान्य नाम क्या है? मानव यानी मनुष्य। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। वंश, इसका वंश यानी जीनस होमो होगा। कुल यानी फैमिली होमोनिडी होगी। गण यानी ऑर्डर प्राइमेट होगा। वर्ग, गण यानी ऑर्डर, वर्ग मीन्स क्लास। क्लास इसका मैमेलिया होगा और संघ यानी फाइलम इसका कार्डेटा होगा। इसी प्रकार घरेलू मक्खी के वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। वंश यानी जीनस मस्का होगा। कुल यानी फैमिली म्यूसीडी होगा। गण यानी ऑर्डर डिप्टेरा होगा और वर्ग यानी क्लास इसका इंसेक्टा होगा। संघ यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा। आम वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होगा। वंश यानी ऑर्डर इसका मैंजीफेरा होगा। कुल यानी फैमिली एनाकार्डियेसी होगा। गण यानी ऑर्डर सेपिनडेल्स होगा और वर्ग यानी क्लास इसका डाइकोटिलिडनी होगा और संघ यानी फैमिली एंजियोस्पर्मी होगा। डाइकोटिलिडनी का मतलब द्विबीजपत्री, हिंदी में दो बीज पत्र, यानी जैसे चना है तोड़ने पे दो बीज निकलते हैं, गेहूं में एक निकलेगा, धान में एक निकलेगा, तो ये सब मोनोकाटिलिडनी है यानी एक बीज पत्री। अब गेहूं वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम है। वंश इसका जो है ऑर्डर ट्रिटिकम है। कुल यानी फैमिली पोएसी है। गण यानी
वंश यानी जीनस, ऑर्डर नहीं, वंश को जीनस बोलेंगे। वंश जीनस इसका ट्रिटिकम है। कुल यानी फैमिली पोएसी है। गण यानी ऑर्डर इसका पोएसी है। वर्ग यानी क्लास। मोनोकोटिलिडनी यानी एक बीजपत्री है। गेहूं देखो एक बीजपत्री होता है ना, अभी बताया। और संघ इसका एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी में रखा गया है। अब वर्ग की सहायता साधन यानी टेक्सोनॉमिक एड्स। वर्गीकरण में कौन कौन सी चीज सहायता करती हैं, तो वही टेक्सोनॉमिक ऐड होगा। हिंदी में वर्ग की सहायता साधन कहेंगे। तो जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकीय अध्ययन यानी क्लासिफिकेशन की स्टडी के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया गया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं, मतलब सुरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की, परिरक्षण को इंग्लिश में प्रिजर्व बोलेंगे, करने की कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की हैं। इनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। इसीलिए इनको टेक्सोनॉमिक ऐड कहते हैं, यानी वर्गीकीय सहायता साधन। यानी वर्गीकरण में हमें क्या क्या चीजें सहयोग कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम फाइल अगर आप पढ़े होंगे तो किसी क्लास में हम लोगों को बनवाई गई थी। एक रजिस्टर बनवाया जाता है, उसमें पौधों के नमूने रखे जाते हैं, तो उसको देखते हैं हर्बेरियम। तो वानस्पतिक संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधों का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। मतलब अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है, हर्बेरियम देख लें तो तुरंत हमें इससे सहायता मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति संग्रहालय में कैसे ये परिरक्षित किए जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इसमें क्या क्या लिखा रहता है, इस चीज को समझना। अब देखिए, इसी में आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा कि हर्बेरियम जो शीट होती है उसमें क्या नहीं लिखा जाता है। तो पौधे की हाइट नहीं लिखी जाती, पौधा कितना ऊंचाई का है, कितना लंबाई का है, नहीं लिखा जाता। देखो कहीं है लेबल में क्या लिखा जाता है, तारीख लिखी जाती है, स्थान लिखा जाता है, पौधे का इंग्लिश नाम लिखा जाता है, और जहां से इकट्ठा किया जाता है वहां उस पौधे को क्या कह के बुलाते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, उसके कुल का नाम लिखा जाता है, एकत्र करने वाले का नाम लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। हाइट नहीं लिखी जाती। यही आपसे क्वेश्चन नीट में पूछेगा कि क्या नहीं लिखा जाता है, और आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो घूम जाएंगे। ये देखिए वनस्पतिक संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने। अब ये एक देखिए कोई बिल्डिंग है, इसमें बढ़िया अलमारी बनाई गई है, उसमें फाइल जैसे देखिए रखी गई। उसी फाइल को खोल के दिखा रहा है कि ये देखिए एक पत्ती का नमूना रखा गया। ऐसे नमूना रख के उसमें सब कुछ लिख दिया जाता है। जैसे बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे आप कक्षा 1 से 12 तक पढ़े हैं, तो आपका रजिस्टर स्कूल में अटेंडेंस, आप कितने नंबर पाए, सब कुछ यूपी बोर्ड में रखा हुआ है, उसी तरह रखा जाता है। अगला देखते हैं वानस्पतिक उद्यान। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बोटेनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह होता है।
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवित पौधों का संग्रह होता है, संग्रहण होता है। पौधों का बोटेनिकल लिखा है, आपको नीट में ऑप्शन देगा, बोलेगा वनस्पति उद्यान में किसका संग्रह होता है, जीव का, पौधों का, दोनों का। आप दोनों लगा के चले आएंगे। जबकि बोटेनिकल का मतलब वनस्पति है, तो पौधों का ही संग्रह होगा, जीवों का थोड़ा होगा। ध्यान दीजिए, इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा जाता है। इसको ध्यान दीजिए। आप कभी चिड़ियाघर गए हो तो देखा होगा, वहाँ जो पौधे रहते हैं उनमें ध्यान दीजिएगा लेबल में लिखा रहता है पौधा कौन सा है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू जो इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा जो भारत में है, तथा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। ये सब में आप जाके देख सकते हैं। तो अब देखिए, नीट में यही पूछ लेगा क्यू कहाँ स्थित है, तो इंग्लैंड में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, लखनऊ यूपी में स्थित है। आपसे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला है संग्रहालय। संग्रहालय को इंग्लिश में म्यूजियम बोलेंगे। वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षणिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा विद्यालय कॉलेज में क्या पाया जाता है, तो वहां पर म्यूजियम होते हैं जिनको संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पौधों तथा प्राणियों दोनों में देखो यहाँ पे आ गया, म्यूजियम में दोनों आ गया। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित यानी प्रिजर्व पौधे या प्राणियों के टुकड़े, पौधे मर गए, उनके शरीर का कोई अंग वहां पर संरक्षित प्रिजर्व रखा जाता है। कोई पेड़ है, उसकी पत्ती, डाल या जड़ वहां पर प्रिजर्व यानी संरक्षित रखी जाती है, जीवित नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। दोनों आ गया, पौधे तथा प्राणी दोनों आ गए। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। सुखाकर भी परिरक्षित करते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं जो नमूने होते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित रखते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। देखा होगा, हो सकता है आदमी का कंकाल आपके कॉलेज में हो, हमारे कॉलेज में तो था। अब आगे देखते हैं। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जिसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। इंग्लिश में जूलॉजिकल पार्क बोलेंगे, हिंदी में प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर बोलेंगे। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी प्राणी, जीवित प्राणी रखे जाते हैं। ध्यान दीजिए, चिड़ियाघर में वन्य आवासी, वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य इनको रखकर कैसे उनको भोजन खिलाता है, सबका ज्ञान प्राप्त होता है। जहां तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे वो प्रकृति में रहते हैं उसी प्रकार प्रयास करते हैं कि चिड़ियाघर में भी वैसे ही रखा जाए। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इन्हें देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। हम लोग देखने जाते हैं इन्हीं को। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव रखे गए हैं। ये देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव इसमें रखे गए हैं। अब देखते हैं कुंजी अथवा चाबी। इंग्लिश में इसको की बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। की
इसके नाम से ही पता है कि जैसे ताला की चाबी होती है, तो जिस ताले का चाबी होगी उससे वही ताला खोलेगा। तो वैसे ही ये कुंजी अथवा चाबी है, की इसको बोलेंगे, इसको समझते हैं। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर, जैसे जो ताला जिस चाबी में लगेगा, जो चाबी जिस ताले में लगेगी उसी में लगेगी, तो उससे ताले में क्या समानता है असमानता पता चल जाएगी। इसी प्रकार इसीलिए इसको की बोला जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों यानी युग्मों, पेयर जिसको कहते हैं, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। दो विपरीत विकल्प इससे चुने जा सकते। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता मिलती है। जिसमें चाबी लग जाएगी, बोलेंगे ये इस ताले की चाबी है, दूसरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। तो पहचानने के लिए अलग अलग की, जैसी बात है, अलग अलग ताले के लिए अलग अलग चाबी होती है, तो वंश, कुल, जाति अलग के लिए, सारे टेक्सोनॉमी के लिए अलग अलग की होगी। विस्तृत वर्णन को देखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, तथा सूची पत्र जिसे कैटलॉग बोलते हैं, अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में एक फ्लोरा होता है, एक शब्द होता है फौना। फ्लोरा का मतलब प्लांट से संबंधित, फौना का मतलब एनिमल से, आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उनके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विषय सूची देती हैं। नियम पुस्तिका से नियम पुस्तिका मतलब मैनुअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होती है। इनको ध्यान दीजिए, नियम पुस्तिका मैनुअल है, मोनोग्राफ मतलब एक पुस्तक जिसमें किसी विषय पर विस्तृत जानकारी हो, और सूची पत्र यानी कैटलॉग अन्य माध्यम है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। अगर हमारे पास मैनुअल है तो उस क्षेत्र में कौन सी स्पीशीज है उसको पता लगा सकते हैं। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ में टेक्सान की जानकारी होती है। तो यहाँ तक हुआ। अब ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका सारांश देख लेते हैं। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु जब भी उनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर, क्रियाकर्म तथा आकारिकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभप्रद सिद्ध हुए। वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उन्हें द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है।
बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गिकी, संवर्ग तथा टेक्सा कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गिकी विदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्ग की साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन वानस्पतिक वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों के एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वानस्पतिक उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वनस्पतिक उद्यान तथा चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीविदों ने वर्गीय अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्ग की कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब आगे स्टडी करेंगे।